Hello, my dear friends. This is Grish Rawat, and you are watching your channel Margdarsan Classes. So, my dear friends, my dear students, आज हम सॉल्यूशन का बिल्कुल लास्ट पार्ट जो है उसे कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद इसका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपके इसी पोर्शन से आते हैं। तो इसको कृपया ध्यान से बिल्कुल देखें, बिल्कुल फोकस करें। तो स्टार्टिंग करेंगे, देखिए एबनॉर्मल मोलर मास से, है ना। तो देखिए मोलर मास तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोलर मास क्या होता है ना। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि CH4 है, इसका मोलर मास क्या होगा, तो आप कह देंगे कि सर इसका मोलर मास 16 होगा। मैं कहूँगा कैसे, कि कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 और कितने एटम है हाइड्रोजन के 4। तो इस तरह से ये हो गया 16। तो ये इसका मॉलिकुलर मास हो गया या मोलर मास हो गया दोस्तों। लेकिन ये एबनॉर्मल जो वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से आया, है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये एबनॉर्मल क्यों कहलाता है। तो देखिए जो मोलर मास जो होता है, ठीक है, एक तो मोलर मास है आपके पास और दूसरी कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल के आई, ठीक है। और अगर वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इस मोलर मास से या तो ज़्यादा है या इस मोलर मास से कम है जो आपने निकाला है। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किससे ज़्यादा या कम है, इस मोलर मास से या तो ज़्यादा है या इससे कम है, तो हम कहेंगे इसको एबनॉर्मल मोलर मासेस। क्लियर हो गया होगा। क्लियर है कि आपका जो मोलर मास जो आप कैलकुलेट करेंगे और जो आप एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, तो उसमें जो डिफरेंस निकल के आएगा इसको कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये एबनॉर्मल मोलर मास तो क्लियर हो गया कि ये इसका कारण क्या है, कि ये जो एबनॉर्मल मोलर मास है ये किसके कारण अराइज होता है। तो इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो ये एसोसिएशन के कारण हो सकता है या जो एबनॉर्मल मोलर मासेस हैं वो डिसोसिएशन के कारण हो सकता है। तो एक एक करके एसोसिएशन को समझेंगे और उसके बाद डिसोसिएशन को समझेंगे। बहुत इजी सा टॉपिक है, विद इन मिनट ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एसोसिएशन, ठीक है, इसको समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इवेंट ऑफ फैक्टर में काम आएगा आपके। एसोसिएशन, ठीक है। तो एसोसिएशन वर्ड का मतलब होता है मिलना, है ना। तो किस तरह से मिलना, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 3 लड्डू थे, 1 2 और 3। अब मैंने क्या किया, इन तीनों को मिला दिया और क्या बना दिया, एक बड़ा लड्डू बना दिया। या 2 थे, 2 से 1 बना दिया, 3 से, या 3 से 1 बना दिया। तो एसोसिएशन में होता क्या है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और एक सिंगल एंटिटी बना लेते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्लियर है। तो जब वो सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कंडीशन जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी दोस्तों। सबसे पहली चीज़ देखिए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो डिक्रीज हो गए। पहले कितने थे, मान लीजिए 2 थे या 3 थे। अब मैंने क्या किया था, इन पार्टिकल्स को मिला दिया था और मिलाने पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आपको नज़र आ रहा होगा वो डिक्रीज हो गए। ठीक है, मैंने बोला 2 लड्डू हैं और दोनों को मिला दिया। अब मिला के क्या हो गया, वो 2 1 में कन्वर्ट हो गया। 2 किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में। अब जब ये 2 1 में कन्वर्ट होगा तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके डिक्रीज हो जाएंगे। मॉलिकुलर मास इंक्रीज हो जाएगा। देखिए इसका 10 था, इसका 10 था अलग अलग, है ना, इसका भी 10 था, तो इसका कितना होगा, 30 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मॉलिकुलर मास होगा वो इंक्रीज करेगा। और देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से रिलेट करती है मॉलिकुलर मास से या मोलर मास से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हम पढ़ चुके हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं एसोसिएशन की। एसोसिएशन के लिए कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं कि CH3COH है, ठीक है, एसिटिक एसिड है। इसके कितने एटम है, देखिए 2। और जब ये 2 एटम कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और मिलके क्या बना लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, एक बना लेते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएशन कह देंगे। क्या कहेंगे, एसोसिएशन। उसी तरीके से यहाँ पर ये देखिए बेंजोइक एसिड आपको नज़र आ रही होगी, बेंजीन के ऊपर COH, है ना। इस कितने एटम है, इसके 2 हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पर ये कंबाइन होकर फॉर्म हो गया 1। तो चलिए इसको कंबाइन कर देते हैं। किस तरह से ये कंबाइन होगा, यहाँ पर देखें कि ये C6H5 2 बार है। तो यहाँ पर देखिए एक C6H5 इधर लिखिए, एक C6H5 इधर लिखिए।
ठीक है। उसके बाद देखिए कार्बन, कार्बन रखे दोनों के साथ में, एक इधर और एक इधर। अब बात आती है COH, ये भी 2 बार है, तो एक बार ये C डबल बॉन्ड इधर बनाएगा और एक बार COH इधर बनाएगा, तो ये हो गया COOH। सिमिलरली इसके अपोजिट देख लीजिए कि COH इधर बनाएगा और C डबल बॉन्ड H बनाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 थे और यहाँ पर ये क्या हो गया, कंबाइन होकर एक बना लिया, इसको एक ही तो कहेंगे, यानी कि इसका आधा हो गया। अगर ये एक होता तो इसको हाफ कर देते, ये 2 थे ये एक हो गया, यानी कि हमेशा हाफ हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखिए डिसोसिएशन, बहुत ईजी सा टर्म है डिसोसिएशन। जैसे एसोसिएशन है उसका जस्ट अपोजिट डिसोसिएशन है। तो डिसोसिएशन क्या चीज़ होती है आप इसको समझिए, बहुत ईजी सा टॉपिक है। डिसोशिएट होना, डिसोशिएट मतलब टूट जाना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक लड्डू था और उस लड्डू से मैंने क्या किया, मैंने 3 जनों में उस लड्डू को बांट दिया, तो क्या हो गया, मैंने इसको तोड़ दिया, डिसोशिएट कर दिया, उसका जस्ट अपोजिट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक से कितने हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 2 हो गए, कितने भी हो गए, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब आप तोड़ देंगे किसी भी चीज़ को तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये 10 किलो का कोई भी वो था और मैंने इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो अब ये 5-5 किलो के 2 पार्ट्स इसके हो गए। तो आप देखेंगे इंडिविजुअली इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिक्रीज हो गया। और जब मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर डिक्रीज होगा तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएंगी। इंक्रीज किस तरह से होंगी, देखिए यहाँ पर KCl है, तो KCl को जब हमने डिसोसिएट किया तो K पॉजिटिव और Cl बना लिया। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 2 हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर मास था एक का वो 74.5 था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 74.5 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हर एक का कितना निकल के आएगा, जो एवरेज होगा वो होगा 37.25 ग्राम पर मोल। तो आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। बहुत इजी सा टॉपिक था दोस्तों। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इस पर आपको बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो आपको क्लियर हो चुका है। अभी हम वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि यहाँ से आपके न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेंट ऑफ फैक्टर है क्या। ये तो एक साइंटिस्ट था, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई इसका सिंबल है। तो एक चीज़ समझिए इसमें कि हमने ये पानी है हमारे पास में, इस पानी में कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कोई भी किसी भी टाइप का नमक डाल दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जिसके पास 2 चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, टूट जाए, जो आयंस की फॉर्म में टूट जाए, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अगले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए कि इसमें होता क्या है कि वेंट ऑफ फैक्टर में कि ये किसको एक्सप्रेस करता है। कोई चीज़ हमने पानी में डाली तो वो किस हद तक डिसोशिएट हो रही है। भाई क्या क्या कंडीशन बन सकती है, या तो डिसोशिएट होगी या एसोशिएट होगी, या तो टूटेगी या मिलेगी, और एक कंडीशन और भी उसमें बनेगी कि ना तो टूटेगी और ना जुड़ेगी। ठीक है, जो हमने डाला उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, कुछ टूटा ही नहीं उसमें, तो आई की वैल्यू वहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1। और अगर यहाँ पर आई की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, आप समझिए कि ना तो एसोसिएशन हो रहा है और ना डिसोसिएशन हो रहा है, ना एसोसिएशन हो रहा है और ना डिसोसिएशन हो रहा है। अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एक से ज़्यादा अगर पार्ट बन रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वहाँ पर डिसोसिएशन होगा। अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि एसोसिएशन हो रहा है, चीज़ें जुड़ रही हैं, एक से भी कम हो रही हैं। क्लियर हो रहा होगा कब एसोसिएशन होगा और कब डिसोसिएशन होगा। उसके बाद देखिए कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो वेंट ऑफ फैक्टर के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पहला फॉर्मूला देखिए यहाँ पर कि मुझे अगर आई की वैल्यू निकालनी है तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन हो सकता है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आपको गिवन हो ये गिवन होगी दोनों की दोनों वैल्यू। या तो क्वेश्चन इसके टर्म में पूछने के लिए आएगा, ये दोनों चीज़ें आपको गिवन होंगी,
या आपको ऑब्जर्व वैल्यू निकालनी होगी और नॉर्मल वैल्यू दे रखी होगी तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आई की वैल्यू आपको गिवन होगी। वो तो क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होंगे इस फॉर्मूले जो हैं। यहाँ पर देखिए आई की और कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, देखें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नीचे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, डालने से पहले पार्टिकल की संख्या कितनी थी। जैसे मान लीजिए KCl है, तो डालने से पहले तो ये एक ही था ना, डालने से पहले कितना था, एक था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको सॉल्वेंट में डाला, पानी में डाला, तो ये टूट कर इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पर क्या चीज़ आएगी नीचे, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर, पहले कितना था, है ना, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन पार्टिकल कितने थे। दूसरी यहाँ पर चीज़ क्या आएगी कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, टूटने के बाद कितने थे, जब उसको डिसॉल्व कर दिया, तो जब डिसॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोशिएट होंगे होंगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर। चलिए तीसरा फॉर्मूला जो बनता है, जो नॉर्मली कभी कभी आता है, 99% ये वाला फॉर्मूला आपका यूज़ होता है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी हम बहुत सारे करेंगे। आप देखें पहले कि आई यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है, और नॉर्मल मोलर मास सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए NaCl है, तो NaCl में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर NaCl की बिफोर, टूटने से पहले आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और टूटने के बाद आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर देखिए 2 पार्टिकल्स बन रहे हैं, यानी कि 2 हो गई। K2SO4 है, तो टूटने से पहले कितना था, यहाँ पर 1 था, और टूटने के बाद देखिए यहाँ पर कितना हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हो गया ये, देखिए, है ना, सॉरी 3, ये इसके 2 पार्टिकल्स 2K पॉजिटिव और SO4, यानी इसका 1 और इसके 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए दोस्तों, 3 हो गए। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, डिसोशिएशन के बाद में 3 हो गई, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ से बनेंगे। कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो आपने पढ़ी हैं, 4 होती हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 होती हैं। लेकिन अगर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसके फॉर्म में दे रखी हैं, वेंट ऑफ फैक्टर के टर्म्स में दे रखी हैं, यानी कि आई की वैल्यू दे रखी है। कैसे पता चलेगा कि आई की वैल्यू है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा और वहाँ पर यह बताया जाएगा कि इसमें एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होगी। यहाँ पर देखिए, तो अगर यहाँ पर इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को वेंट ऑफ फैक्टर के टर्म में अगर इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P0A माइनस PA अपॉन P0A, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको करा चुका हूँ, इक्वल टू आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, वही वेंट ऑफ फैक्टर को, जो भी वैल्यू होगी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB आपको पता है अच्छी तरीके से, IKBM, आई वही वेंट ऑफ फैक्टर। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू IKFM, ये सारी चीज़ें आपको पता है, आई आपको पता है वेंट ऑफ फैक्टर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दैट इज इक्वल टू ICRT, आई सिमिलरली वेंट ऑफ फैक्टर है, यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, और यहाँ पर एक फॉर्मूले, ये 2 फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देखें कि अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा I-1, देख लीजिए दोबारा से, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो फॉर्मूला लगेगा I-1 M-1। इस फॉर्मूले का अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला लगेगा Mn-MO, ठीक है। ये मैं अभी बताऊंगा ये चीज़ें क्या होती हैं। दूसरा फॉर्मूला इसके नीचे आएगा MO, ठीक है, ब्रैकेट में M-1। ये किसके लिए फॉर्मूला है, डिसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, I-1 1 अपॉन M-1 और Mn-M0 अपॉन M0 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस M, इसको खोल देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई तो सब जानते हैं क्या है, यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर है। Mn क्या है, नॉर्मल मोलर मास है। MO क्या है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास है। और M क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए M नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू ईच सॉल्यूट पार्टिकल। जब एसोसिएट हो रहे हैं तब कितने पार्टिकल्स हैं, डिसोशिएट हो रहे हैं तब कितने पार्टिकल्स हैं। ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनके ऊपर दोस्तों हम अगले लेक्चर में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और कुछ NCERT के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। कल से आपका नया चैप्टर भी स्टार्ट करने की मैं कोशिश करूँगा। कल कोशिश करूँगा आपके 2 लेक्चर अपलोड हो पाएँ। तो आपको आशा करता हूँ ये आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। कहीं पर अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है।
तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपको लेक्चर समझ में आता है। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस लॉकडाउन के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद है उनको लेक्चर प्रोवाइड हो सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।